नमस्कार। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि केवल 10% लोग ही हमारी वीडियो देखकर हमें फॉलो करते हैं, जबकि बाकी लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी आपके लिए बेहतरीन वीडियो ला सकें। शुक्रिया। सर्दियों की रातें हमेशा ही अपने साथ एक अजीब सी खामोशी और ठंडक लेकर आती हैं। ऐसी सर्द रातों में ज्यादातर लोग अपने गर्म लिहाफ में दुबक कर सोना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे मैं, सैयद, जिन्हें अपनी ड्यूटी निभानी होती है। रात का समय था। अस्पताल के गार्ड रूम में मैं और रवि चाय पी रहे थे। रवि हाल ही में यहां नौकरी पे लगा था। सैयद भाई, यहां की नौकरी कैसी है? सुना है रात की शिफ्ट बहुत भारी होती है। देखो, ये नौकरी जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। यहां सिर्फ चौकीदारी नहीं करनी, खुद को भी संभालना पड़ता है। कैसे? पहले 2 गार्ड थे, वसीम भाई और बिल्लू। वसीम गरीब थे, हर वक्त चेहरे पर मायूसी, पर बिल्लू अल्लाह माफ करे, ऐसा बदतमीज आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। छोटी छोटी बात पर गालियां देता था। फिर भी तुमने ये नौकरी क्यों पकड़े रखी? पेट का सवाल था, लेकिन यहां कुछ अजीब चीजें हो रही थी। क्या अजीब चीजें? मुर्दा घर के पास जो ड्यूटी थी वहां लाशें चोरी होने लगी। पहले लगा बदमाश है, लेकिन कुछ और ही था। फिर क्या हुआ? वो रात जब मेरी ड्यूटी मुर्दा घर के पास लगी, सब कुछ वहीं से बदला। रात का गहरा सन्नाटा। अस्पताल के मुर्दा घर के बाहर सैयद और गुड्डू लकड़ी की बेंच पर बैठे हैं। गुड्डू हल्की रोशनी में बीड़ी सुलगाता है और सैयद दूर मुर्दा घर के गेट को घूर रहा है। हवा में हल्की सी सड़ांध भरी गंध तैर रही है। सैयद भाई, ये मुर्दा घर का मामला कुछ ठीक नहीं लगता। 4 दिन से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन अजीब सी घुटन महसूस होती है। गुड्डू, तुम सही कह रहे हो। यहां की हवा में कुछ गड़बड़ है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो छुपकर। गुड्डू की बातों में मुझे भी डर की हल्की झलक दिखाई दी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। इसी बीच मुर्दा घर के पुराने गेट का कर्कश शोर गूंजा। वसीम भाई स्ट्रेचर पर एक लाश को धकेलते उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही है। अरे सैयद, तुझे ही यहाँ हर बार तुझे ही यार क्यों देते हैं यार? क्या करूं भाई? डॉक्टर साहब का हुक्म है। डॉक्टर साहब का हुक्म। वैसे परमानेंट करने का लालच जो दे रखा है। ये परमानेंट वाली बात तो सही है। वैसे ये लाश बेचारे को मुंह में बंदूक रख कर रिश्तेदारों का कोई अता पता नहीं। खुदा रहम, ऐसी मौत तो दुश्मन को भी नसीब ना हो। वसीम भाई स्ट्रेचर के साथ मुर्दा घर के अंदर चले गए। मैं और गुड्डू बाहर बैठे रहे। ठंड बढ़ रही थी और सन्नाटा जैसे कानों में शीशा उड़ेल रहा था। गुड्डू अपनी बीड़ी फेंक कर उठता है और मुर्दा घर की तरफ देखता। सैयद भाई, ये अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। चुप रह गुड्डू, बेवजह डर मत फैला। तभी मुर्दा घर के अंदर से हल्की सी आवाज आती है, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। सैयद भाई, ये आवाज सुनी आपने? वो आवाज जैसे कोई सांसें भरते हुए बुदबुदा रहा हो। मेरी रगों में ठंडा पानी दौड़ गया। गुड्डू के चेहरे पर पसीना साफ चमक रहा था। अंदर चलकर देखते हैं। हम दोनों धीरे धीरे मुर्दा घर के गेट की ओर बढ़े। अंदर से हल्की रोशनी और घुटन भरी आवाजें आ रही थी। गेट के पास पहुंचते ही दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला। मुर्दा घर के अंदर का कमरा, हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही है। दीवारों पर दाग धब्बे और कोनों में सीलन नजर आ रही है।
एक और स्ट्रेचर पर ताजा लाश पड़ी है। कमरे में अजीब सी तीखी बदबू फैली हुई है। सैयद और गुड्डू अपने मुंह पर रुमाल बांधकर खड़े हैं। वसीम भाई स्ट्रेचर को फ्रीजर बॉक्स की ओर ले जाते हुए दिखते हैं। वसीम भाई, ये कैसी बदबू है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे सैयद, घबराओ मत, ये लाशों को बचाने वाले केमिकल की बदबू है। और हाँ, कभी कभी पुरानी लाशों से हल्की फुल्की बदबू आ ही जाती है। भाईजान, जल्दी से दरवाजा बंद करो वरना यही मेरा इंतकाल हो जाएगा। गुड्डू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो डर और घबराहट से कांप रहा था। वसीम भाई लाश को फ्रीजर बॉक्स में रखकर हमारी ओर मुड़े। सैयद, मैं निकलता हूं, सुबह जाने से पहले मिल लेना। और गुड्डू, घबराना मत, सब ठीक रहेगा। वसीम भाई दरवाजा बंद करके बाहर चले जाते हैं। सन्नाटा कमरे में घुल जाता है। सिर्फ फ्रीजर बॉक्स की हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। भाईजान, क्या सच में यहां लाशें चोरी हुई हैं? हाँ, सुना तो मैंने भी है, लेकिन समझ में नहीं आता कोई लाश चुरा कर क्या करेगा। भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े साहब लोग इन लाशों की किडनी निकाल कर बेचते हो? अरे पागल, अगर इन्हें किडनी निकालनी होती तो यहां से चोरी करने की जरूरत क्या है? सीधे ऑपरेशन थिएटर से ही निकाल लेते ना। गुड्डू का चेहरा फिर से डर से स्याह पड़ गया। मैंने उसे शांत करने के लिए पानी की बोतल दी। ले, पानी पी, तेरा दिमाग ज्यादा तेज दौड़ रहा है। गुड्डू पानी की बोतल लेकर बाहर चला जाता है। सैयद पास में पड़ा एक पुराना अखबार उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। कमरे में सन्नाटा और घुटन दोनों बढ़ जाते हैं। कुछ मिनटों बाद गुड्डू वापस आता है। भाईजान, ये बदबू फिर से आ रही है। आपने दरवाजा तो नहीं खोला? नहीं रे, मैंने तो दरवाजा नहीं खोला। मुझे भी वही सड़ी हुई तेज बदबू महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो बदबू हमें चारों तरफ से घेर रही हो। लगता है बदबू अभी तक गई नहीं है। भाई, कुछ गड़बड़ है। ये जगह, ये बदबू, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सैयद दीवार के कोने में रखी अगरबत्ती निकालकर गुड्डू को देता है। ले, अगरबत्ती जला और भगवान का नाम ले, कुछ नहीं होगा। गुड्डू ने अगरबत्ती जलाने के लिए लाइटर निकाला। तभी कमरे के अंदर कहीं से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी और हम दोनों के कदम ठिठक गए। हम दोनों की सांसें जैसे रुक सी गई। उस घुटन भरे कमरे में वो आवाज एक ना खत्म होने वाले डर का आभास दे रही थी। भाईजान, ये आवाज कहां से आई? चुप, कुछ मत बोल। हम दोनों धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े और मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। अंदर का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। जो मैंने देखा वो यकीन से परे था। कमरे के बीचों बीच एक लंबा चौड़ा काला साया बैठा था। उसकी हड्डियां जैसे चमड़ी से बाहर निकलने को बेताब थीं। उसकी आंखें गड्ढों में धसी हुई थीं और उनमें एक अजीब सी लाल चमक थी। उस जीव ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसकी लंबी उंगलियों में मांस का एक टुकड़ा लटक रहा था। उसने अपनी लाल खून से सनी हुई जीभ बाहर निकाली और हम दोनों की तरफ देखा। भाईजान, ये क्या है? घोल! दौड़ गुड्डू, भाग यहां से। हम दोनों मिलकर भागने लगे, लेकिन पीछे से घोल की अजीब सी घुरघुराहट की आवाज आने लगी। वो अपनी लंबी लंबी बाहों के सहारे फर्श पर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे पैरों में शीशा भर गया हो। हर कदम भारी हो रहा था। लेकिन घोल, वो तो मानो हवा में फिसलता हुआ हमारी ओर बढ़ रहा था। अचानक गुड्डू चीख उठा, भाईजान, बचाओ! मैंने पीछे मुड़कर देखा तो घोल ने गुड्डू के पैर को जकड़ लिया था। गुड्डू, मैं आ रहा हूं। मैं गुड्डू की ओर झपटा और उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। घोल के हाथों की पकड़ लोहे की तरह सख्त थी
घोल अपनी गहरी लाल आंखों से मेरी ओर देखकर गुर्रा रहा था। या अल्लाह, मदद कर। मैंने पूरी ताकत लगाकर गुड्डू को खींचा। अचानक घोल का हाथ छूट गया और गुड्डू जमीन पर गिर गया। हम दोनों घबरा कर दरवाजे की ओर भागे। मेरे दिल की धड़कनें जैसे कानों के पर्दे फाड़ रही थी। घोल की आंखों की लाल चमक अब भी मुझे दिखाई दे रही थी और तभी कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी। हमने देखा तो घोल छत पर चिपका हुआ था और उसकी गर्दन उल्टी होकर मेरी और गुड्डू को घूर रही थी। उसकी लाल आंखें चमकी और एक भयानक चीख के साथ हम पे हमला करने ही वाला था कि तभी फज्र की अजान की आवाज सुनाई देती है। उस घोल ने तुरंत अपनी गर्दन मोड़ी और दीवार पर किसी छिपकली की तरह रेंगते हुए अंधेरे कोने में गायब हो गया। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया था। मैं और गुड्डू हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े। भाईजान, वो चला गया। हाँ, लेकिन अभी यहां से निकलना होगा। जल्दी। वो रात, वो मंजर, वो भयानक चीख, आज भी जब आंखें बंद करता हूं तो मेरे सामने वही लाल आंखें चमक उठती हैं। दूसरे दिन मैं धीरे धीरे होश में आया तो मैं और गुड्डू अस्पताल में थे। उसका पैर कट चुका था और वो दर्द में चुपचाप लेटा था। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन उन्होंने इसे जंगली जानवर का हमला मान लिया। वसीम भाई जब हमें मिलने आए तो उन्होंने मुझे घोल के बारे में बताया। सैयद, जो तुमने देखा वो कोई मामूली बात नहीं थी। घोल एक ऐसी प्रजाति है जो इंसान के मांस पर जिंदा रहती है। ये शैतान है। घोल क्यों इंसान का मांस खाते हैं? ये जीव मरे हुए शवों को खाते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी में भी मांस खाते हैं। ये बहुत खतरनाक होते हैं। वो तो हमारी जान लेने के लिए आया था। हाँ सैयद, वो अजान के कारण भाग गया। अगर अजान नहीं होती तो तुम दोनों का क्या होता कोई नहीं जानता। वसीम भाई के शब्दों ने मुझ में डर भर दिया। मुझे समझ आ गया था कि हम बस एक कदम दूर थे मौत से। कुछ दिनों बाद हम दोनों ठीक हो गए, लेकिन ये घटना हमारे दिमाग में हमेशा के लिए रही। तो तुमने घोल को देखा? तुम कह रहे हो कि वो घोल सच में था? हाँ रवि, वो जीव सच में था और उस दिन हमें सिर्फ अजान ने बचाया था। नहीं तो गुड्डू का जो हाल हुआ उससे भी बदतर चीज हमारे साथ होती, एक दर्दनाक मौत। सैयद धीरे धीरे खड़ा हो जाता है और उसकी निगाहें अस्पताल की ओर जाती हैं। उसकी आंखों में वही डर और हैरानी है जैसे उस घटना को कभी ना भुला सके। मैं जानता था इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारा कभी भी सामना हो सकता है, और मैं ये भी जानता था कि घोल सिर्फ एक जीव नहीं है, बल्कि वो अंधेरे की गहराई से निकली हुई कोई ताकत है जो एक बार हमारे रास्ते पर आ जाए तो कभी पीछा नहीं छोड़ती।